हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने कल के अभ्यास प्रश्नों को। 2 प्रश्न पूछे गए थे आपसे। पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य, याद रखना। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से मिजोरम की सीमा नहीं लगती है? तो जो हमारा मिजोरम राज्य है वो मेघालय राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलो आगे देख लेते हैं मैप में। यहाँ पर देखो, ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में देखो, यहाँ पर नीचे आपको येलो कलर का मिजोरम दिख रहा होगा, जिसकी राजधानी है आइजॉल और मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथांगा, याद रखना। मिजोरम जो है राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, यानी हमारे भारत के किन किन राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो उसमें देखो, एक तो यहाँ पर त्रिपुरा है, दूसरा है मणिपुर और तीसरा है असम, याद रखना। मिजोरम अपनी सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ साझा करता है। और मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर देखो म्यांमार के साथ लगती है, और यहीं पे बगल में बांग्लादेश है, तो उसके साथ, यानी इन दोनों देश के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है पुरस्कार से रिलेटेड, यानी अवार्ड से रिलेटेड। प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है फ्रेया ठकराल को, याद रखना। बी ऑप्शन हमारा राइट है, फ्रेया ठकराल। आगे देखते हैं डिटेल्स। यहां पर देखो, दिल्ली की एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा फ्रेया ठकराल को वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। फ्रेया ठकराल को यह पुरस्कार रिसाइकलर ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। तो देखो, इनके द्वारा एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है रिसाइकलर ऐप, और इसी के लिए मतलब इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। डायना पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन चांसलर गॉर्डन ब्राउन की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड के द्वारा की गई थी। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डायना पुरस्कार की स्थापना यानी शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार जो है 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक अथवा मानवीय कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आप याद रख सकते हैं। मेन आपको ये याद रखना है कि यह पुरस्कार किसे दिया गया है। उनका नाम है फ्रेया ठकराल, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थित है? तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन से राज्य में है। तो यह है मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह भी न्यूज में आया है, क्यों? आगे देख लो। यहाँ पर मध्य प्रदेश की रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, और यह भी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि 10 जुलाई को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो इसका उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसलिए अभी खबर में ये रीवा सोलर प्लांट से दिल्ली जो मेट्रो है उसको भी बिजली सप्लाई होती है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन का है, और ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम का एक ज्वाइंट वेंचर है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद रखना। अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में 356 मृत हाथियों की संख्या दर्ज की गई है? तो देखो, अफ्रीका महाद्वीप का जो बोत्सवाना देश है वहां पर लगभग 356 मृत हाथियों की संख्या दर्ज की गई है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा बी, बोत्सवाना। आगे हम बोत्सवाना की लोकेशन भी देखेंगे, पहले डिटेल्स देख लो। यहाँ पर देखो, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना प्रसिद्ध ओकांगवो डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। यानी अभी तक ये नहीं पता चला है कि इन हाथियों की मौत किस तरह से हो रही है, एक्सपर्ट अभी पता नहीं लगा पाए हैं। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है, जहां हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है, याद रखना। यहाँ के ओकवांगो डेल्टाई क्षेत्र के उत्तर में मृत हाथियों की संख्या 356 दर्ज की गई है। इनमें से 275 हाथियों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इन मृत हाथियों की संख्या को वन्य जीव संरक्षण चैरिटी एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट में 356 मृत हाथियों की जिक्र किया गया है। और जो देखो, ओकवांगो डेल्टा जो है, इसे वर्ष 2014 में ओकवांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। मेनली आपको ये पता होना चाहिए
किस देश में हाथियों की मतलब मृत्यु हो रही है, और कौन सा डेल्टा मतलब न्यूज में है, तो क्वांको डेल्टा जो है वो न्यूज में है, और 2014 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम बोत्सवाना की लोकेशन। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत। अगर भारत से आप साउथ में यानी दक्षिण की तरफ आओगे, इंडियन ओशन से क्रॉस कर यहाँ पे देखो मेडागास्कर आइलैंड है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है, लेकिन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर, याद रखना। और मेडागास्कर के बगल में यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, और ये देखो यहाँ पर इसके बगल में मोजाम्बिक देश है। इस मैप में आपको लोकेट नहीं हो रहा, इस मैप में आ जाओ जहाँ पे यहाँ पे देखो काफी अच्छे से क्लियर दिख रहा है बोत्सवाना आपको। यहाँ पे देखो है मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद आता है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के बाद बोत्सवाना देश है। बोत्सवाना अपनी सीमा साझा करता है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे देखो बगल में नामीबिया है, ऊपर जाम्बिया है, और यहाँ पे जिम्बाब्वे है। बोत्सवाना की सीमा जो है अंगोला के साथ नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन, और यहाँ की मुद्रा है बोत्सवाना पूला, और राष्ट्रपति है माकेक सेसी मासी, याद रखना। और यहाँ पे आपने बोत्सवाना की लोकेशन देख ली, अच्छे से देख लेना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखो, हाल ही में मोदी जी ने एक यहाँ पे चैलेंज लॉन्च किया है, मतलब स्टार्ट किया गया है आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती नाम से। तो ये किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है संबंधित है मोबाइल ऐप विकसित करने से, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्तरीय ऐप विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुक्स यहाँ पे लिखी है, यानी पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखा है हमारे भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम उर्जित पटेल के बारे में भी जानेंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है, जो कि इस मंथ के जो हमारा ये महीना है इसके अंत में रिलीज होगा। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। यानी ये बुक जो है एनपीए से रिलेटेड, यानी जो हमारा होता है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी मान लो कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से, और वो लोन जो है लेने के बाद वो उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाता है, तो उसे जो है आरबीआई हमारा जो है एनपीए करार देती है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, याद रखना। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। उर्जित पटेल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर रह चुके हैं, और अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, ये भी पता होना चाहिए। और हाल ही में उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया, याद रखना ये भी चीज। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ये काफी इजी प्रश्न है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कल प्रश्न डिस्कस किया था, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकोगे अगर आपने कल उस प्रश्न को ध्यान से सुना होगा। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में धम्म चक्र दिवस मनाया गया है, इस दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो धम्म चक्र दिवस आपको पता होगा 4 जुलाई को मनाया गया है, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है कि बताना है आपको कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, वैशाख पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन, गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। तो यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 3, 1 और 3, या 1, 2 और 3। सही उत्तर आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखो, वैशाख पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सही नहीं है। जो आषाढ़ पूर्णिमा होता है ना, उसको धम्म चक्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। और गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की स्मृति में यह दिवस नहीं मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसके बाद जब इन्होंने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था, यानी उपदेश दिया था, उसके स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। यानी हमारा पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही है, यानी हमारा सी ऑप्शन नहीं, सॉरी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 3, याद रखना। यहाँ पर देखो डिटेल्स, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 4 जुलाई 2020 को धम्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मनाया, याद रखना। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपना पहला उपदेश दिया था और इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। याद रखना, गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारा राइट ऑप्शन है केवल 3। याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना जो है ये शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। याद रखना। और हाँ, एक चीज मुझे आप बताओ, नवीन पटनायक को हाल ही में एक पेटा है, जो संगठन है पेटा, उसने एक अवार्ड दिया है। उस अवार्ड का नाम बताना है आपको, कौन सा अवार्ड मिला है नवीन पटनायक को। चलो डिटेल्स देखते हैं। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपना आखिरी प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, याद रखना ये चीज। प्रश्न में पूछा जा रहा है, वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? मतलब 2019 में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले स्थान पर है। पिछले साल जो है गुजरात नंबर 1 पे था, लेकिन इस वर्ष जो है गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु नंबर 1 पर आ गया है। गुजरात नंबर 2 पर है, केरल नंबर 3 पे है, तो पश्चिम बंगाल जो है ये नंबर 4 पर है। याद रखना, अगर उत्पादन देशों की हम बात करें तो नंबर 1 पर तमिलनाडु, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पर केरल, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल। और ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। याद रखना, इसका स्थापना हुआ था 1947 में। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में और इसके डायरेक्टर है अभी ए गोपाल कृष्णन। ये भी याद होना चाहिए आपको। तो यहीं पर आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे हम। धम्मचक्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 4 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया? तो देखो, जो हमारा जुलाई महीना आता है उसके पहले शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है और इस बार जो पहला शनिवार 4 जुलाई को था, इसलिए हमने 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है जियां कैस्टेक्स। याद रखना। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में श्री रिनपोछे की चर्चा की थी। रिनपोछे का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो रिनपोछे थे उनका जन्म हुआ था लद्दाख के लेह में। याद रखना है। आगे देखते हैं, किसके द्वारा संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया गया है? तो 3D प्रिंटेड नेकलेस जो है नासा ने बनाया है और इस नेकलेस का नाम है पल्स। याद रखना ये चीज। अगला प्रश्न, देश के पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप एलिमेंट्स को किसने लॉन्च किया? तो देखो, देश का हमारा यानी भारत का पहला सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसका नाम है एलिमेंट्स। इसे लॉन्च किया हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। याद रखना ये चीज। 7वां प्रश्न, किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये चीन के हैं। 8वां प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार किस भाषा में अपने समाचार कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है? तो संस्कृत भाषा में इसने पहली बार शुरू किया है। चलो आगे देखते हैं। आपके लिए आज के अभ्यास प्रश्न है 2। पहला प्रश्न, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शन है माइकल मार्टिन, जियां कैस्टेक्स, लाजर चकवेरा, एडवर्ड फिलिप। तो बताना आपको सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से भूटान देश की सीमा लगती है? आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उपरोक्त सभी। और हाँ, एक चीज और सुनो, देखो, जो हमारे भारतीय राज्य हैं उसकी मैंने सारे बॉर्डर से यानी जितने भी राज्य जिस राज्य से सीमा साझा करती है उस पर मैंने हर एक तरह से प्रश्न आपके लिए रखे और आपने सही उत्तर भी दिए। अब आप मुझे बताओ, आप कंट्री के ऊपर क्या इस तरह के प्रश्न चाहते हो, यानी कौन सा देश किस देश से अपनी सीमा साझा करता है, इस तरह का अगर प्रश्न आप चाहते हो तो उस तरह से प्रश्न मैं अगली वीडियो में रखूंगा। ये बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए लोगों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। देखिए, हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला रहे हैं और आपने आपको पता है नया सीरीज स्टार्ट किया है करेंट अफेयर्स स्पेशल नाम का, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैम कवर करती हैं उसमें और काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, जो हमारा जून महीने का जो 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 आ चुका है उसका पार्ट 2 आज शाम तक, यानी आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी आप जरूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।